पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बजे तक बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गए और चुनाव खत्म होते ही अब हम आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे कि 2019 के बाद 2024 में आंकड़े कितने बढ़े हैं, घटे हैं। जो चुनाव आयोग है उसकी एक प्रक्रिया थी मतदाताओं को जागरूक करने की। क्या मतदाता जागरूक हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं? 8वें सीटों पर जो परिस्थितियां बनी है, कितने प्रतिशत के वोट से जो उम्मीदवार हैं आगे पीछे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, क्या परिस्थितियां हुई हैं? दोपहर 3 बजे तक के तो हमने अपडेट दिए थे। 5 बजे और 6 बजे के जो अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या ये पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बढ़े हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है सर? पिछले चुनाव की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि 3% की कमी आई है। अच्छा। पिछले में था लगभग 58 से थोड़ा सा ज़्यादा, और इस बार 55 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 3% की कमी आई है। लेकिन आज के चुनाव में सबसे खास बात है क्या, जो सबसे अधिक मतदान हुआ है बेतिया में। मतलब कहें जो 60%, ये 6 बजे तक के हैं, लाइन अभी लगी होंगी बूथ पर, अभी और 1-8% बढ़ सकता है। वैसे भी चुनाव आयोग के आंकड़े आजकल एक सप्ताह 10 दिन के बाद आता है फाइनल आंकड़ा, सब मिला जुला के इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। फिर दूसरे नंबर पे है वैशाली। वैशाली में भी लगभग 58.5% मतदान हुआ है। और तीसरे नंबर पे है जो मोतिहारी, मतलब मोतिहारी, बेतिया, वैशाली सबसे टॉप में है। और सबसे कम अगर कहें तो महाराजगंज में 51%। वैसे सिवान में भी 3 बजे तक में या कम था, 3 बजे भी कम था, 5 बजे कम था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मेकअप किया, अभी वो 52 हुआ है। और सिवान में 2014 में 56 था, 2019 में 54 था, और इस बार हुआ है 52। मतलब यहाँ भी 2% कम है। जब एवरेज ही 2% कम हुआ है तो होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, जो वैशाली में इतने तादाद में वोटर्स का निकलना, ये अपने आप में एक कहें जो अभी आपको मैं कल परसों सर हम लोग चर्चा कर रहे थे धनबल और बाहुबल में कौन ज़्यादा आगे चल रहा है, तो क्या बाहुबल वहाँ पे वर्चस्व जमा चुका है क्या? नहीं, आरजेडी के कैंडिडेट के पास धनबल भी है और बाहुबल भी है, और एलजेपी के कैंडिडेट के पास केवल धनबल है। बाहुबल में वो मुन्ना शुक्ला से कमज़ोर है, लेकिन इनके पास दोनों बल है। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ जो 6 बजे तक का क्या आंकड़ा है सभी सीटों का। वाल्मीकि नगर में है 58.25, बेतिया में है 59.75, मोतिहारी में है 57.30, के बाद शिवहर में 56.30, वैशाली में 58.50, गोपालगंज में 50.70, सिवान में 52.50 और महाराजगंज में 51.27। तो ये 6 बजे तक का आंकड़ा है। अभी इसमें और बढ़ने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत थी। 42 डिग्री 42, और लहर भी चल रही थी, कड़ी लहर भी चल रही थी, पटना भी चल रहा था। काफ़ी जगहों से बात भी हुई हमारी, तो सब जगह गर्मी के कारण लोग नहीं निकल रहे थे। एक तो गर्मी के कारण, और एक कहें जो उसके लिए उत्साह भी नहीं लोगों में दिख रहा था। तो इसीलिए हमको लगता है जो वही पुराने चेहरे, ठीक है, एक जगह नया चेहरा रितु जायसवाल है, लवली आनंद है, लेकिन बाकी सब जगह तो लगभग रिपीट किया गया। वीरा देवी भी रिपीट, सिगरीवाल भी रिपीट, सिवान तो टोटल नया था। सिवान में टोटल नहीं थे। हाँ। महाराजगंज में भी जो दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस के दिए गए हैं, वो आकाश सिंह, वो काफी नए हैं, यंग चेहरे हैं। तो क्या मतलब कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड इस बार महाराजगंज में टूट सकता है? सिगरीवाल को लेकर के कई बातें कही जा रही थी, क्या स्थिति लग रहा है वहाँ पर? क्या दोनों के बीच लोग मतलब देखिए 2014 में जितना वोट हुआ था उतना ही वोट 2024 में हुआ है। केवल 19 में केवल 2% बढ़ा था। 14 में हुआ था 51.57%, 51.57, और इस बार जो 2024 में है 51.27, और 2019 में हुआ था 53.82। तो ऐसी स्थिति में कहें जो 2014 के बराबर तो है 2024, मतलब 10 साल में कोई ट्रेंड नहीं बदला है। लेकिन यहाँ आकाश सिंह लड़ाई में थे, उन्होंने अंतिम समय तक लड़ा। अब वो परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, ज़्यादा दिन इंतजार भी नहीं करना है। आज तो 25 बीत गया, लगभग 2 हफ्ते मान के चलिए। हाँ, 2 हफ्ते मान के चलिए। हाँ, मतलब तो इस तरीके से ये वोटिंग पिछले बार की अपेक्षा जो वैशाली और
शिवहर में वहाँ पे बढ़ा है, तो क्या वहाँ पे कौन ज्यादा वर्चस्व जमा पाया अपने जनता के बीच में? देखिए, मुन्ना शुक्ला पर तो लालू यादव ने दांव खेला था। एक फॉरवर्ड को टिकट दे करके, एक भूमिहार को टिकट दे करके भूमिहार को प्रेरित किया जो अपने जात के लोगों को वोट दें। क्या उसमें वो सफल हुए कि नहीं हुए, वो अब देखना पड़ेगा। दूसरा, जो यादव और मुस्लिम और मल्लाह का जो और कुशवाहा, ये वोट उनको पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक बहुत चर्चा का विषय है। और कहें जो ये पूरे बिहार में चुनाव के बाद शोध का विषय होगा। जो मल्लाह और कुशवाहा को जो जोड़ने का लालू यादव ने प्रयास किया, उसमें वो कितना सफल हुए कि नहीं हुए, और सफल हुए तो कितना प्रतिशत, वो तो रिजल्ट से पता चल जाएगा। जी, अगर 5-7 सीट ले आता है महागठबंधन तो चलेगा पता जो सफल हुए। अगर फिर 2019 वाला हाल हो गया, महागठबंधन कहीं नहीं दिखेंगे, तो तब तो लगा जो लालू यादव फेल हो गए। तो लालू यादव का ये देखते हैं अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जो कितना काम आया, तो 4 जून को पता चल जाएगा। ओवरऑल जो वोटिंग हुई है वो आप कह रहे हैं कि 3% कम है। हाँ। लेकिन पिछले बार की अपेक्षा कई लोकसभा सीट पर हम देख रहे हैं कि पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पर, तो उसमें क्या लग रहा है कि मतलब बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? बढ़ने का कारण हो सकता है लोग उसको चेंज करना चाह रहे हो, बदलाव के मूड में, बदलाव के मूड में है। खासकर वैशाली में तो लोग उनसे नाराज काफ़ी थे, बीना देवी से। शिवहर में दोनों नया है, क्योंकि रमा देवी को वहाँ से टिकट नहीं मिला और उसके बदले में उसी जाति से आरजेडी ने टिकट दे दिया, और वही आरजेडी ने भी उसी जाति से दिया वैशाली में मुन्ना शुक्ला, जहाँ वो गढ़ है, भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है वैशाली। वैसे राजपूत का भी गढ़ है, लगातार वहाँ रघुवंश प्रसाद सिंह, रामा सिंह, बीना देवी जैसे सरीखे लोग वहाँ जीतते रहे। लेकिन वहाँ भूमिहार की भी बहुलता है, क्योंकि नए परिसीमन के बाद कुछ विधानसभा ऐसा है जैसे कांटी उठी जाके रुआ, तो कांटी में अच्छे खासे भूमिहार मतदाता हैं। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये तो 4 तारीख को हम लोग अभी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जैसे क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं ना, जो ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, तो अभी हम और रत्नेश मिलकर निर्णायक नहीं हो सकते जो कौन कहाँ से जीतेगा। हम लोग दांव आगे पीछे ही कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से बीना देवी पर मुन्ना शुक्ला भारी पड़ रहे थे, दिख रहे थे। और शिवहर में भी कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल लवली आनंद पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। दर्शकों, चलिए विस्तृत जानकारी चंदन सर और बाबा बताएंगे अलग अलग सीटों पर कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जो फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल परसेंटेज बढ़ा है, उसमें वाल्मीकि नगर में 61% वोट हुए हैं शाम 6 बजे तक। पश्चिम चंपारण में 61% हैं, पूर्वी चंपारण में लगभग 60%, शिवहर में 59% है। वैशाली की बातचीत की जाए तो वैशाली में 62% के करीब है। अच्छा, पैच। दर्शकों, विस्तृत जानकारी 8 लोकसभा सीटों पर बाबा और चंदन सर बताएंगे, लेकिन जो फाइनल आंकड़े आए हैं शाम 6 बजे तक के निर्वाचन आयोग की तरफ से कि 2024 में कितने प्रतिशत वोट जो हैं वो पड़े हैं, तो वाल्मीकि नगर में 58.25% है, पश्चिम चंपारण में 60% है, पूर्वी चंपारण में 57.30 है, शिवहर में 56% है, वैशाली में लगभग 59%, गोपालगंज 50%, सिवान में 52%, और आपको बता दें कि महाराजगंज में 51% है। कुछ सीटों पर आगे पीछे हुए हैं, पिछले चुनाव की अपेक्षा 1-2% इस बार कम हुए हैं। तो चलिए इन सीटों पर प्रत्याशी कितने आगे पीछे होंगे, ये अब से थोड़ी देर में बाबा आपसे जुड़ेंगे और सारी परिस्थितियों को आप तक रखेंगे। चलिए जुड़िए बाबा के साथ। बाबा से पहले हम रत्नेश से समझ रहे थे 8 सीटों का रुझान, वोटिंग परसेंटेज क्या क्या आया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 2% कम है, लेकिन तब भी अच्छा है, ठीक ठाक दिख रहा है। कहीं 60 है, कहीं 58.5 है, कहीं 57.5 है, कहीं 58 है। वैसी स्थिति में हम बाबा से बात करेंगे। बाबा, इस तरह के रुझान क्या दर्शाता है? अगर सीट वाइज बात करें तो बाबा शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर में देखिए तो 58.25 है, आज मतदान हुआ है। 2019 में 68.98 था, मतलब 62%। मतलब कहें जो 4% की कमी देखी गई है 19 से लेकर 24 के बीच में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पब्लिक उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, या गर्मी, या कोई और कारण, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चुनाव में? चंदन जी, आपको याद होगा कि जब हम लोग इस चुनाव में जब उतरे थे तो शुरू से ही हम 1-2 बातें बोल रहे हैं,
उनमें से सबसे पहली बात यह है कि ना ये 2014 का चुनाव है, ना ही 2019 का चुनाव है। ये 2024 अगर उससे तुलना करते हैं तो कहीं से उचित नहीं होगा। हमने आपको आज सुबह से भी बताया है कि हम 2004 से अगर तुलना करें, क्योंकि वहाँ एक परिवर्तन की लहर नज़र आ रही थी, परिवर्तन करने के लिए लोगों ने वोट किया था। वहाँ भी वोटिंग प्रतिशत इस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत 2014 और 2019 के बीच में है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ सीटों पे मजबूत मुकाबला हो, कहीं कहीं पर तीसरा कोण पैदा हो रहा है जिसके चलते भी परेशानी हो। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर गर्मी को देख लें, वोटरों के रुझान को देख लें और नरेंद्र मोदी का सहजता अगर देख लें, आज जितना सहज वो नज़र आए हैं, इससे पहले नज़र नहीं आ रहे थे। आज काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे थे और बिहार में वो 3 जगह अपना रैली किए हैं और तीनों जगह वो काफ़ी रिलैक्स नज़र आए। ये बातें समझ में आ रही थी कि नरेंद्र मोदी भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री उनके हैं, सूचना तंत्र सारा उनके पास है, आईबी है या सीबीआई है, सारे देश से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके जाता होगा दिल्ली, और इसी आधार पे आज वो उतना रिलैक्स दिख रहे थे और उन्होंने दावा भी किया कई तरह के। जी तो आपकी बातों को अगर आगे बढ़ाएं हम तो ये कह सकते हैं हम कि 2014 में सारा तंत्र जो था वो कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस का हेड डाउन था। वो समझ गई थी कि इस चुनाव में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा पूर्णतः विश्वास है कि उनका सिक्का बुलंद है और वो सरकार तो बना रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते ओपन मंच से कि जितने भी लोग हैं वो अब इस चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर का जैसे पंख ही बंद होगा तो लोग जेल जाएंगे, पंख काट दिया जाएगा। पंख काट दिया जाएगा। अब बाबा बात करते हैं बेतिया की। बेतिया में तो गजब का गिरावट हुआ है वोटिंग प्रतिशत में, मतलब वहाँ भी कहें तो लगभग 2% काफ़ी मायने रखता है। वहाँ भी लोग लगता है इंटरेस्ट नहीं लिए, वहाँ भी इंटरेस्ट लिए तो केवल लगता है एनडीए के लिए लिए, क्योंकि मदन तिवारी जो है वो बहुत नोन चेहरा वहाँ के। देखिए कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस सिर्फ सर्वाइवल के दौर पर है, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है इसलिए चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी बन के रहना है इसलिए चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा कि कई पार्टियां जो हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना जो सिंबल है वो बचाने के लिए कई जगहों पे चुनाव लड़ती हैं। उसी तरह का दिख रहा है पूरा इस 9 सीटों पे जो कांग्रेस लड़ रही है, उसमें एक आधी ऐसी सीट हैं जहां वो उम्मीदवारों की अपनी पहचान है, वरना आप कांग्रेस को चुनाव में नहीं देख रहे होंगे। कांग्रेस कहीं चुनाव में नहीं है, पूरे चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बार शुरुआत में आए राहुल गांधी और दूसरी बार कहने को मिल रहा है कि वो पटना में आएंगे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बेतिया वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस उस मजबूती के साथ नहीं लड़ रही है और न ताकत लगा रही है। हाँ, अगर कुछ अलग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वोटिंग का ट्रेंड जो है वो नहीं बता रहा है। सुबह हमने संजय जायसवाल का तस्वीर भी देखा, वोटिंग देकर के पत्नी के साथ आ रहे थे, काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे थे। तो ये सब बातें तो साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि पुश्तैनी सीट कही जाती है उनकी। जी जी। तीसरी सीट बाबा मोतिहारी में भी कहें तो 57% हुआ है वोटिंग, 2019 में 60% था, यहाँ भी 3% डाउन हो गया। 2014 में भी 57% था। हाँ, 2014 में भी बहुत ज़्यादा इस पर ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पैनिक नहीं होना चाहिए। एक प्रयास जरूर किया गया था कि यहाँ पर वीआईपी को दे करके, जो कि एक समझौते के तहत दिया गया था, और कुशवाहा उम्मीदवार उतार करके, इससे पहले भी हम बता रहे थे बार बार कि जिस तरह से राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा गया, और ये कुशवाहा उम्मीदवार राजेश कुशवाहा वही हैं जिनको बहुत पहले से फील्डिंग कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल। तो इसमें बहुत कुछ कहने सुनने लायक है नहीं। सिंपल सी बात है कि इस बार भी राधा मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती थी, आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने लोगों को ही कंटिन्यू किया है, एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो पुराने लोगों को कंटिन्यू किया है। तो उसके पीछे का रणनीति उसका था कि वो अपनी सीट पे मजबूत हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का बूस्टअप डोज मिलेगा। जिन सीटों पर बीजेपी ने चेंज किया वो लगता है सीटें जेडीयू को दे दी गई जी, उसमें सीतामढ़ी और शिवहर जी, और एक सीट पर चेंज बक्सर में भी हुआ। हाँ, बक्सर में उम्मीदवार चेंज हुआ है। हाँ। लेकिन वहाँ बीजेपी है। हाँ, वहाँ उम्र के कारण ये ऐसा हुआ है, उम्र को लेकर के। सबसे इम्पोर्टेंट सीट बाबा शिवहर जी, शिवहर को लेकर के हम कहें जो शिवहर में 56% मतदान हुआ है, और 2019 में 59%, यहाँ भी 3% की कमी देखी गई जी। है। तो यहाँ भी 2014 का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग उसी के अनुपात में है।
56.73% हुआ था 2014 में, और इस बार 56.30% है। इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगा। हाँ, शिवहर में एक बात जरूर है कि अंतिम समय में क्या हुआ है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अंतिम समय में जिस तरह से राजपूतों ने अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपने ही बताया था कि लेसी सिंह से लेकर के जितने भी जय कुमार सिंह वगैरह 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 लंबा लाइन लगा दीजिए, और पूरा राजपूत समाज जो है वहाँ उतर करके और उस सीट को जीतने के लिए अपनी शक्ति लगा चुका था। इंटरनली आपने देखा होगा कि बहुत लोग घूम रहे थे, गांव-गांव लोग कन्वर्सिंग कर रहे थे। तो ये एक चेंजेस नजर आ रहा है। आर वर्ल्ड का जमावड़ा हो गया था जी। रिलायंस से हमने एक बार स्टोर खोला था तो उसका नाम रखा था आर वर्ल्ड, रिलायंस वर्ल्ड, लेकिन यहाँ बिहार में राजपूत वर्ल्ड कहे। बिल्कुल बिल्कुल, और राजपूतों को अपनी साख बचानी भी है, क्योंकि 7-7 सीट दिया गया है। इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं ना कि भरोसा इन पर किया गया है। उधर भी सीट दिया गया है एनडीए के, माफ कीजिएगा, भाजपा की तरफ से, और यहाँ जदयू से भी उनको मिला है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो आपको पता होगा ही कि यहाँ जो वैश्य वाला मामला था, वो मामला कहीं ना कहीं एक जगह कोने में हल्का सा स्ट्राइक करता है कि कहीं झटका मार रहा है। कहीं वैश्य वाला मामला अगर आ गया तब क्या होगा। लेकिन जो चेहरा नजर आ रहा था लवली आनंद का या आनंद मोहन का, लवली आनंद का था, और बाकी लोगों का था रिलैक्स आपको नजर आ रहा था। वो तो मस्तमौला आदमी है। लवली आनंद को भी आपने देखा होगा पहले भी के ज़माने में भी कि जब वो चुनाव लड़ने जाती थी तो उनका एक ही स्टाइल था, उसी स्टाइल में उनका चुनाव शुरू हुआ, हारी जीती, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन रितु जायसवाल के चेहरे पर ये नज़र आ रहा था, परेशानी, टेंशन, ये सब नज़र आ रहा था। और यही वो स्थिति है जहाँ कहीं ना कहीं एक स्टेप जो है आगे नज़र आ रहा था यहाँ से एनडीए। बाबा एक सीट है वैशाली। वैशाली में लालू प्रसाद यादव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक फॉरवर्ड को टिकट दिया, वो भी भूमिहार को, जिससे वो एक तरह से कहें जो दूरी बनाए रखते थे अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में, उन्होंने दूरी बना के रखी। ब्राह्मण को साथ रखा, शिवानंद तिवारी को साथ रखा, मनोज झा को साथ रखा, लेकिन उनके कभी कुनबे में आपने भूमिहार को नहीं देखा होगा या न कभी सुना होगा। लेकिन इस बार उन्होंने मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर दांव लगाया। चंदन जी, वैशाली की जनता को एक लोटा पानी याद होगा। हाँ, और राजपूत को छोड़ करके अगर भूमिहारों पे भरोसा की है राष्ट्रीय जनता दल ने, तो राष्ट्रीय जनता दल का ये गलत स्टॉक भी हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि आप लुलू बॉल में आउट हो जाते हैं। हाँ। हो सकता है कि ये वो हो, कारण कि रघुवंश बाबू को लेकर के वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट कुछ दूसरे तरह का है। और रघुवंश बाबू ने इस वैशाली को बहुत कुछ दिया। नरेगा मैन के रूप में जाने जाते थे, उनकी एक अलग पहचान थी, वो एक अलग शैली के नेता थे। लालू प्रसाद के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा अगर कोई सुनना और जानना चाहता था, जिसकी बातें लोग जानना चाहते थे, तो वो रघुवंश बाबू ही थे। उनके परिवार की क्या स्थिति है ये भी आपको पता है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के राजपूत समाज जो है, और खास करके वीणा देवी की बात करें तो उनके पीठ पर खड़े आपको नजर आएंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने जितना मेहनत किया इस चुनाव में या इस चुनाव के पहले, जिस तरह का उन्होंने अपना इमेज बिल्ड किया है, वो सारी चीज़ें तो वहाँ जाकर फैक्टर में काम करेगी ना। और मुन्ना शुक्ला के साथ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? जंगल राज, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि हेलीकॉप्टर का शोर थमने के बाद क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात होगा। और खुद प्रधानमंत्री यहाँ आकर के वीणा देवी को आशीर्वाद दे चुके हैं, ये भी एक फैक्टर यहाँ है। तो निश्चित रूप से यहाँ राजपूत और भूमिहार की लड़ाई जरूर है, लेकिन और बाकी की जातियों में मिल करके इस पर एक अलग तरह का नज़ारा बने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में तो सबसे कम वोटिंग हुई है बाबा, 50% है, और 5% कम है 19 से, और कहें तो 2014 से 4% भी कम है। ये सीट जो है ना, उदासीनता देखिए क्या। ये सीट जो है रिजर्व सीट है, और इस सीट पर बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं है। जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है, उस उम्मीदवार को लेकर के भी प्रेमनाथ चंचल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी वाला है। इसके अलावे जो आलोक सुमन है वो यहाँ काफ़ी मजबूत हैं। एक तो डॉक्टर हैं, दूसरा हर तरह से वो यहाँ कैपेबल हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब यहाँ सवर्णों का, वहाँ के कई विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू का कब्जा है, जैसे जी पप्पू पांडे जी, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो बिहार के डीजी रह चुके हैं, भोरे से वो जीतते हैं। उनके भाई भी अनिल कुमार वहाँ भोरे से जीतते थे, और एक बार गोपालगंज से एमपी भी रहे थे। तो अगर कहें तो गोपालगंज में जेडीयू की फील्डिंग काफ़ी अच्छी दिखी पहले से ही। क्या जेडीयू की फील्डिंग रही, और भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ मिलता रहा ना। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा कि लालू परिवार में जो बिखराव हुआ, साधु यादव वगैरह जो अलग अलग हो गए हैं, हाँ। उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है।
हालांकि लालू प्रसाद का गढ़ है। आपको याद होगा कि इस गोपालगंज के लिए क्या नहीं करना चाह रहे थे तेजस्वी यादव। यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम गोपालगंज में थामे मंदिर से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं और उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि ये सीट वीआईपी को गई और वीआईपी के खाते में जाने के बाद इस सीट पर बहुत तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। क्या क्या कहा सुना जा रहा है वो एक अलग बात है। गोपालगंज में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है उसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अपने वोटरों को टर्नआउट नहीं करा पाई है। ये सबसे बड़ा। सिवान में भी 14 में 56%, 19 में 54%, इस बार तो 52 पे आके अटक गया है। देखिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हुई है और त्रिकोणीय लड़ाई में एक बात तो सुबह से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी उसमें दो चीज बहुत साफ साफ नजर आ रहा था। एक तो मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं और दूसरी तरफ हिंदू महिलाएं। ये लंबी लंबी कतारें बता रही थी कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है। हालांकि महिलाओं को अब तक हम आपको याद होगा पिछले चरण में भी के चुनाव में भी बताए थे, जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आया था कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा होगा। मैं दावा करता हूँ कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखिएगा इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा आएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुकी हैं और ख़ास करके वो वेट करती हैं 5 साल कि हमको वोट देने जाना है। वो तय करती हैं कि हमको किसको वोट देना है। आप महिलाओं से पूछिए ना। अभी मैंने देखा कि हमारे ही चैनल पे लगातार पब्लिक रिएक्शन हो रहा है। पब्लिक रिएक्शन में जितना मुखर होकर महिलाएं बोल रही हैं शायद उतना मुखर होकर के पुरुष भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो साफ कहती हैं कि वो किसको वोट दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो नज़र आ रहा है कि यहाँ 2 महिलाओं की लड़ाई में एक पुरुष भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिना साहब अब तक एक टैग के साथ चुनाव लड़ती थी, इस बार बिना टैग के चुनाव लड़ रही हैं। अभी हमने फेसबुक पे एक आदमी का कमेंट देखा फोटो के साथ, शायद हिना साहब का सिंबल है ऑटो टेम्पो, तो उसने लिखा जो लगता है ऑटो ने स्पीड पकड़ ली, लगता है दिल्ली ही जाकर रुकेगी। जी जी हमको लगता है जो वो शख्स सिवान का होगा और हिना साहब का समर्थक होगा। नहीं, हिना साहब के समर्थक की तो बात आप कीजिए ही। आप पूरे पत्रकारिता जगत में लोगों से पूछिए तो मैक्सिमम लोग ये बात कहने के लिए कह रहे हैं कि हिना साहब का ग्राफ इस पर बड़ा है। हार जीत 4 तारीख को क्या होगा वो तो ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों की हार जीत होगी। अगर दोनों को सामने खड़ा भी करते हैं आप ना, तो दोनों के साथ साथ अगर बीच में खड़े हैं अवध बिहारी चौधरी, तो अवध बिहारी चौधरी बहुत छोटा नजर आ रहे हैं, बहुत बौना नजर आ रहे हैं। कारण उसका है कि हिना साहब अगर उस खेमे में होती तो उसको उस वजन को समझा जा सकता था। विजय लक्ष्मी का वजन कम नजर आ रहा है हिना साहब के अगेंस्ट में। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई हो सकता है कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लगातार वहाँ सुन रहे होंगे कि एनडीए भी पीछे से बैकअप कर रही है। हिना साहब का बदला हुआ स्वरूप, वहाँ भी राजपूतों को कैंप करना पड़ा जी, और हिना साहब का बदला हुआ स्वरूप है। आपने देखा होगा ना कि पहले वो आती थी मुंह ढक करके, हालांकि स्टाइल तो उनका वो ही है, लेकिन अब वो भगवा धारण करती है। ये चुनरी और बुर्का दोनों साथ लेके चलती हैं, वो दोनों साथ लेकर चलती हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लोगों के मन में लेकर के आता है, और खास करके रमेश कुशवाहा का जब भी नाम आता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए बाबा, अगर आपके दरवाजे पे कोई मुस्लिम महिला जो पहले से जिसका बैकग्राउंड उसका फैमिली का वो चुनरी और बुर्का दोनों के साथ आ जाए तो क्या आपका दिल और मन बदल जाएगा? देखिए चंदन जी, आप सुबह में एक बात कह रहे थे, रत्नेश के साथ जो बातचीत हो रही थी, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि साहबुद्दीन उठ करके नहीं ना आएंगे 47 लेकर के, यानी कि आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि एक लंबा समय हो गया ना। हाँ, 3 चुनाव, ये चौथा चुनाव है। साहबुद्दीन के मरे हुए भी 5 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, कोरोना काल में दिल्ली में मौत हुई थी, तिहाड़ में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पिछला चुनाव जो हुआ था 2020 का, वो भी आपने देखा है। हिना साहब लगातार जिस दल से थी, आपको ये भी याद होगा कि हिना साहब को अंत तक सबसे ज़्यादा सबसे अंत में जो टिकट बटा था और नाम अनाउंस हुआ था वो यही सिवान का सीट है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस सीट को रिजर्व रखा गया था कि हिना साहब को मना लिया जाएगा, लेकिन हिना साहब ने ये फैसला कर लिया था। इससे पहले आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। चिराग पासवान के वो खुद मिलने गए थे। चिराग पासवान के यहाँ दिल्ली में ये मिलने गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को कहा जाता है कि भीतर ही भीतर काफ़ी नज़दीक उनके हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा कर कहती है। वोटिंग प्रतिशत कम होना और ज़्यादा होना, 2% से बहुत ज़्यादा अंतर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ जो सिवान में नज़र आ रहा है वो उदासीनता का वोट है। और बहुत लोगों ने हो सकता है कि वोट नहीं दिया हो, तो हिना साहब का ग्राफ, ऐसे भी यहाँ मुस्लिम और यादव ही फैसला करते हैं, दोनों बट गए तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। महाराजगंज में 14 और 24 सेम है। 14 में 51.57,
24 में 51.27, लगभग सेम। 2019 में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई थी। जी। तो यहाँ महाराजगंज में भी नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कांग्रेस के नए कैंडिडेट हैं अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। यहाँ भी भूमिहार की संख्या काफ़ी है। यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, लगातार यहाँ से राजपूत एमपी रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे सिग्रीवाल हो, चाहे उमाशंकर सिंह हो, ये सारे सिग्रीवाल पर फिर तीसरी बार बीजेपी ने विश्वास जताया है। आज लगता है सिग्रीवाल का आपने फोटो देखा, एक दाढ़ी बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है कमजोर भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा करें मन्नत माने हो जो इस बार जीत जाए तो हो सकता है उसके बाद दाढ़ी काटेंगे। क्योंकि कई लोगों ने मन्नत मानी थी। आपको याद होगा कि सच्चिदानंद राय भी मन्नत माने थे कि अगर ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इनको हराने के लिए जो करना हो करेंगे। लेकिन बीच में आप देखिए कि क्या हुआ। बाद में झंडा पंचनामा में उसकी काफी चर्चा भी हुई, झंडा लेकर के फिर बीजेपी के साथ उनका। महाराजगंज को कैसे देखते हैं आप? देखिए महाराजगंज में लड़ाई तो आकाश ने बहुत अच्छी लड़ी, क्योंकि जो हमारे पास फीडबैक है, लगातार हमारी टीम भी वहाँ सर्वे करने गई थी, हमारी टीम ने भी पब्लिक रिएक्शन वहाँ किया है। वहाँ के लोगों में परिवर्तन की बात जरूर थी, लेकिन फिर से वही बात कहना पड़ेगा कि राजपूतों को लेकर के जितना भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेशन दिखाया है, जदयू ने भी राजपूतों को एक स्थान दिया है, तो ऐसी स्थिति में राजपूत वोटर जो हैं वो एग्रेसिव जरूर हुए हैं और माने सवर्ण जातियों की अपेक्षा, क्योंकि राजपूतों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिला है एनडीए में। इस बात को लेकर के इस बार भी महाराजगंज के चुनाव में निश्चित रूप से सिग्रीवाल अंतिम समय तक मजबूत स्थिति में होंगे। उसके बीच में आप लोगों को ये भी याद होगा कि रोड पर सड़क बेचारे उतरे थे, कपार ऊपर फटा था इन्हीं का, एक आदमी मर गए थे, मरते मरते इहो बचे थे। तो इसका भी लोग याद रखे हुए होंगे। छपरा कांड का कुछ असर नहीं हुआ होगा महाराजगंज में? छपरा कांड का क्योंकि छपरा के बाद हम लोग को मिलता है एकमा के बाद मिलता है कुछ पोर्शन सीवान, और उसके बाद मिलता है महाराजगंज। मतलब ऐसा चौहद्दी बना हुआ है छपरा से महाराजगंज तक का, जो 3-3 लोकसभा हम लोग को देखना पड़ता है। जी, हालांकि देखिए छपरा कांड की चर्चा बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चर्चा नहीं है। निश्चित रूप से ये गलत हुआ है, और एक लंबे समय के बाद अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है तो ये कहीं से स्वीकार नहीं है, इसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। लेकिन आप समझिए इसके दो तरफा इसको सोचिए। एक तरफ ये सोचिए कि एक प्रचार ये किया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग करने के लिए यादव समाज गया था, क्योंकि जो शुरुआत हुई उसमें रोहिणी आचार्य के साथ भी जो हुआ वो उचित नहीं है। तो इस बात को लेकर के राजपूत समाज के लोग एग्रेसिव हुए, ये भी बातें कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चीज़ों को अगर उस पलड़े में आप रख करके देखें तो आपको लगता होगा कि राजपूत समाज जो है ना यहाँ पर काफ़ी मजबूत मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपना जो रिजल्ट है उसको बरकरार रखें। और खास करके नरेंद्र मोदी के नाम पर तो बहुत सारा चीज़ बदल जाता है। हम लोग बात कर रहे थे फाइनल महाभारत 2024। फाइनल मतलब अब शाम 6 बजे का मतदान समाप्त हो गया है, छठे चरण का। और एक तरह से कहें जो मतदान खत्म होने के बाद जो रुझान हम लोगों के पास आया, हमारे पास, बाबा के पास, जो भारत लाइव के पास, उससे एक तरह से सब कुछ क्लियर हो गया। कौन किस सीट पर आगे है, कौन किस सीट पर पीछे चल रहा है। हम बाबा के साथ उसी पर चर्चा कर रहे थे। आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम, कमेंट अपना देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।